आज सहाय निवास बस दिखते ही बन रहा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली थी। सारा माहौल जगमगा रहा था। वह आलीशान कोठी खुशबू और टिमटिमाते बल्बों से दमक रही थी। उनका बड़ा सा हॉल करीने से सजाया गया था। चारों तरफ मेजें सजी थीं। नौकर फुर्ती से मेहमानों की खातिरदारी में लगे थे। लगदग करते जेवर, कपड़ों से सजी औरतें और मर्द मुस्कुराते कह कहे लगाते इधर उधर फिर रहे थे। फूलों से सजे स्टेज पर दुल्हा दुल्हन भी हंसते मुस्कुराते फोटो के लिए पोज दे रहे थे। सभी हंसी मजाक में मस्त थे। आज मिस्टर आशुतोष के बड़े बेटे दीपक की शादी थी। पैसा जमकर बहाया गया था। वे शहर के जाने माने रईस और रुतबे वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी कामिनी इस उम्र में भी काफ़ी फिट और आकर्षक लग रही थी। आज वे खुद भी दुल्हन की तरह सजी थीं। लॉन के एक कोने में एक कुर्सी में गुमसुम सी बैठी संभावना सोच रही थी कि इस माहौल में वह कहाँ फिट होती है। कितनी ही देर से वह अकेली बैठी है, पर किसी को भी उसका ख्याल तक नहीं आया। अपनी उपेक्षा से उसका मन भर आया। उसका ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा मानस इस चकाचौंध भरी दुनिया को देखकर सहम जाता था। अब तो उसे लगने लगा था कि इस परिवार के लोग इस बात को भुला ही चुके हैं कि वह इस परिवार की छोटी बहू बनने वाली है। निखिल की मंगेतर है। 7 महीने पहले ही धूमधाम से उनकी सगाई हुई थी। अगर आज मम्मी पापा जीवित होते तो शायद परिस्थिति ही दूसरी होती। माता पिता की स्मृति से उसकी आंखें भर आई। धुंधलाती आंखों से उसने निखिल को अपनी तरफ आते देखा। तभी एक आधुनिक सी लड़की निखिल के करीब आकर हंस हंस कर कुछ कहने लगी। निखिल भी हंसने लगा। फिर दोनों कार पार्किंग एरिया की तरफ चल दिए। संभावना ने निःशब्द सिसकी ली, आंखें झपकाई तो 2 बूंद आंसू की पलकों से टपक पड़ी। आंसू पोंछकर वह यूं ही इधर उधर देखने लगी। तभी कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर वह चौंक पड़ी। भाभी तुम? वह खुशी से चहकी। वे सारिका भाभी थीं, गांव में उसकी पड़ोसी और सहेली। अकेली क्यों बैठी हो? निखिल जी कहाँ हैं? सारिका पास बैठते हुए बोली। वह जो अपनी उपेक्षा से आहत बैठी थी, क्या बताती उन्हें। दादी के कहने पर गांव से उनके साथ आ तो गई थी, पर यहाँ उससे किसी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। निखिल से तो अकेले में मुलाकात तक नहीं हुई थी। एक दुर्घटना में माता पिता को गंवाकर वह वैसे भी दुखी थी। अब इस नए आघात ने तो उसे भीतर तक तोड़ डाला था। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा था। आशुतोष संभावना के पिता के बचपन के मित्र थे। गांव में दोनों पड़ोसी थे। आशुतोष की माँ संभावना के पिता को बेटे की तरह प्यार करती थी। दोनों परिवारों का प्यार अपने आप में एक मिसाल था। आशुतोष पढ़ने में तेज थे। शहर में उच्च शिक्षा लेकर वही व्यवसाय शुरू किया और देखते ही देखते उनकी गिनती करोड़पतियों में होने लगी। संभावना के पिता गांव में ही रह गए। पुरखों की काफ़ी जमीन जायदाद थी तो वही संभालने लगे। एक ही बेटी थी संभावना। आशुतोष की माँ यानी निखिल की दादी ने बचपन में ही संभावना को छोटे पोते यानी निखिल के लिए मांग लिया था। तब दोनों ही परिवार सहमत हो गए, पर समय के साथ साथ जीवन स्तर का अंतर होने लगा था। अब दादी चाहती थी कि बड़े पोते दीपक के साथ ही निखिल की शादी भी कर दी जाए। अब ना तो निखिल और ना ही उसके माँ बाप गांव की लड़की ब्याह कर लाना चाहते थे, पर दादी जिद पर अड़ गई थी। आशुतोष माँ को नाराज नहीं करना चाहते थे, सो पत्नी और बेटे को समझाया गया, अभी सगाई कर लेते हैं, शादी बाद के लिए टाल देंगे। कम से कम दीपक की शादी तो शांति से हो जाए। दादी ने धमकी दी थी कि अगर निखिल और संभावना की शादी ना हुई तो वे दीपक की शादी में शामिल ही नहीं होंगे। निखिल को समझाया गया कि एक बार संभावना को देख तो लो, सगाई कर लो। और सगाई का क्या, सगाइयाँ तो टूटती रहती हैं। निखिल गांव गया दादी से मिलने। इस बार मकसद संभावना को दिखना था। संभावना उसी दादी के घर में ही मिल गई।
निखिल ने कभी बचपन में उसे देखा था, आज देखा तो नज़रें नहीं हटा पाया। गोरा गुलाबी चेहरा बिना किसी मेकअप में दमक रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकों की झालरें, गुलाबी होठ, कमर के नीचे तक झुलती मोटी सी चोटी, सांचे में ढला बदन। जाने क्यों निखिल का जी चाहा कि उन नाजुक होठों को छूकर देखे कि वह सचमुच गुलाबी है या लिपस्टिक का रंग है मात्र। उसी दिलकश रूप को आंखों में बसाए वह वापस आ गया और सगाई के लिए हाँ कर दी। 1 हफ्ते बाद ही सगाई भी हो गई। सगाई के लगभग 1 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में संभावना के मम्मी पापा की मौत हो गई। संभावना तो दुख से अधमरी ही हो गई, पर दादी ने उसे समेट लिया। निखिल और उसके माँ बाप भी आए, पर कुछ घंटे बाद ही लौट गए। शहरों की अपेक्षा गांव में अभी भी मानवीय संवेदना बची है। संभावना को यह एहसास ही नहीं होता कि वह अकेली है, अनाथ है। गांव की औरतें, सहेलियां दिन भर आती जाती रहती। जाड़ों में आंगन में धूप में बैठती तो कितनी औरतें और लड़कियां उसके पास जुट जाती। कोई चाय बना लाती तो कोई ज़बरदस्ती खाना खिला देती। रात को निखिल की दादी उसके साथ सोती। धीरे धीरे उसे अकेले जीने की हिम्मत और आदत पड़ने लगी थी। घर बाहर मम्मी पापा की यादें बिखरी थी, पर अब हर वक्त आंसू नहीं बहाती थी। सारिका भाभी के ही सुझाव पर वह गांव के बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। पर एक सवाल था जो अब भी उसे रात को सोने नहीं देता था। संभावना के चाचा दूर रहते थे। वे जब गांव आए तो दादी से मिलने गए थे और उनसे साफ साफ बात की थी। अब तो भाई साहब को गए भी 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। एक ही लड़की है। रिश्तेदारी के नाम पर सिर्फ मैं ही हूँ। घर से काफ़ी दूर रहता हूँ। भाई साहब की मौत पर आए थे आशुतोष साहब, फिर पलटकर कभी होने वाली बहू की सुध ही नहीं ली। अकेली लड़की कैसे रह रही है, यह उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। अब तो सुना है बड़े बेटे की शादी है अगले महीने, फिर छोटे की कब करेंगे। विचार बदल गया है तो वह भी साफ साफ बता दें। अब तो गांव वाले भी बात बनाते हैं कि सगाई टूट गई है। बाप मर गया तो क्या, सब कुछ बेटी का ही तो है। अगर शादी नहीं करनी हो तो वह भी बता दें। हमारी लड़की कोई कानी लूली नहीं है, लाखों में एक है, लाखों में एक। लड़कों की कोई कमी नहीं है। चिंता ना कर अनुपम लाल, मैं अब की बार जाकर बात करती हूँ। संभावना को भी दीपक की शादी में ले जा रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। दादी ने कह तो दिया, पर गहरी सोच में डूब गई। संभावना का बहुत ठंडा स्वागत हुआ था। मिस्टर आशुतोष और कामिनी तो चौंक ही गए थे उसे घर पर आया देखकर। संभावना ने उनके पैर छुए तो सिर पर हाथ रखकर इधर उधर हो लिए। वह दादी के पीछे पीछे लगी रहती। इतने बड़े घर में रहने वाले तो नहीं दिखते, पर नौकर नौकरानियां जरूर इधर उधर दौड़ते भागते दिखते थे। उसे निखिल कहीं नहीं दिखा। लगा ही नहीं कि शादी का घर है। किसी को ना तो संभावना में दिलचस्पी थी और ना समय था किसी के पास। वह दादी के साथ शाम को सीधे इस बंगले में पहुंच गई थी जहां आयोजन था, और अब यहां आकर पछता रही थी। कहाँ खो गई संभावना? सारिका ने उसका कंधा हिलाया, उसका हाथ थाम कर बोली, सुनो, परेशान ना हो। शादी के बाद तुम धीरे धीरे इस लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर लोगी। चलो अब उठो, खाना खाते हैं। संभावना उठी तभी ख्याल आया, भाभी अथर्व और अंशिका कहाँ हैं? तुम क्या अकेली आई हो गांव से? अरे अरे इतने सवाल। सारिका हंस पड़ी। शादी का कार्ड मिला तो सोचा हम भी बड़े लोगों की शादी देख आएं। तुम्हारे भैया तो दिल्ली गए हैं। मैं कल बच्चों के साथ बस से आ गई। यहाँ मायका है ना मेरा। मेरा भाई आया है साथ, बच्चे उसी के साथ हैं। मैडम जी, 2 प्यारे बच्चे आकर संभावना से लिपट गए। वे सारिका के बच्चे थे, संभावना से पढ़ते थे, इसीलिए मैडम जी ही कहते थे। संभावना से प्यार भी बहुत था। हर समय वे उसी के घर रहते थे। वाह रे मतलबी बच्चों। आइसक्रीम खिलाई मामा ने और प्यार दुलार मैडम जी को। हंसता हुआ मनोज आ गया। संभावना, यह मनोज है मेरा भाई, और यह संभावना है मेरी पड़ोसिन और सहेली।
सारिका ने दोनों का परिचय कराया। संभावना ने हाथ जोड़ दिए, पर मनोज तो शायद अपने होश हवास ही खो बैठा था। उसके यूं घूरने पर संभावना बच्चों को थामे आगे बढ़ गई। सारिका ने मनोज की आंखों के आगे हाथ लहराया। भाई, ये जलवे पराए हैं। वह देख रहे हो ना, नीले सूट वाला, उसी की मंगेतर हैं। हक्का बक्का सा मनोज मन ही मन सोचने लगा, काश यह मंगनी टूट जाए। मनोज ने आसमान की ओर देखा, फिर सारिका से पूछा, वैसे अगर यह उसकी मंगेतर है तो यूँ अलग थलग क्यों बैठी है, और वह अमीरजादा उस मेम साहब के साथ क्यों चिपक रहा है भला? सारिका ने गहरी सांस ली और संभावना की कहानी खोलकर सुना दी। सुबह संभावना की आंख देर से खुली। दादी कमरे में नहीं थी, वह वॉशरूम में चली गई। उसे कमरे में कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। नल बंद कर कर वह सुनने लगी। मैंने कब कहा कि वह अच्छी नहीं है, पर मेरे साथ नहीं चल सकती। दादी, मैंने प्रणाली को प्रपोज किया है और वह मान गई है। मेरे बाहर जाने से पहले हम शादी कर रहे हैं, निखिल कह रहा था। माँ जी, आपको पता है कि प्रणाली के डैड ने निखिल की कितनी हेल्प की है विदेश जाने में। फिर दीपक की वाइफ दीपिका कितनी मॉडर्न है। संभावना हमारे सर्कल में कैसे फिट बैठेगी? बहू की बात काट कर दादी तमक कर बोली, हाँ हाँ कामिनी, तू तो सीधे लंदन से आई है ना। वह दिन भूल गई जब नदी पर कपड़े धोवन जाती थी और गोबर की उपली थापती थी। तुझे देखने गए थे तो कुर्सी भी ना थी तेरे घर में बैठने को, टूटी चारपाई पर हम बैठे थे। तू थी गवार। संभावना एमए पास है, समझी, बड़ी आई मॉडर्न वाली। निखिल और मिस्टर आशुतोष हंसने लगे तो कामिनी ठक ठक करते हुए कमरे से निकल गई। माँ, मिस्टर आशुतोष का गंभीर स्वर गूंजा था। कमी संभावना में नहीं है, वह मेरे दोस्त की निशानी है, मेरी बेटी समान। पर अब यह रिश्ता संभव नहीं है माँ। प्रणाली के पिता बहुत पहुँच वाले बड़े आदमी हैं, उनसे रिश्ता जोड़कर निखिल का भविष्य अच्छा ही होगा। मैं नहीं चाहता कि संभावना से शादी करके यह खुद दुखी रहे और उसे भी दुखी रखें। यह जीवन भर का सवाल है ना माँ। मिस्टर आशुतोष का आखिरी वाक्य संभावना के अंतर्मन को छू गया। आंसू पोंछकर वह बाहर आई। आशुतोष साहब के पैर छूकर उंगली से अंगूठी उतार कर उनको दे दी। हक्की बक्की दादी कुछ कह दी, इससे पहले ही उसने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ दादी, मुझे घर भिजवा दीजिए। फिर कोई कुछ ना बोला। दादी ने ही शायद सारिका को फ़ोन किया था। वह आई और संभावना का सामान पैक करवाती रही। फिर दादी से विदा लेकर दोनों बाहर आईं। संभावना, किसी ने पुकारा। संभावना रुक गई। निखिल ने उसे अंगूठी लौटाई और वे बहुत कुछ कह रहा था, पर वह रुकी नहीं। अंगूठी मुट्ठी में बंद कर कर जाकर कार में बैठ गई। सिर पर सिर को टिकाते हुए आंखें बंद की तो आंखों से दो मोती टपक पड़ी। बगल में बैठे मनोज ने हैरत से यह नज़ारा देखा। मैडम जी, ज़रा दरवाज़ा बंद कर दीजिए। उसने आंखें खोली तो ड्राइविंग सीट पर घुरने वाला वही आदमी बैठा था। दरवाज़ा बंद करके वह मुंह फेर कर बाहर देखने लगी। मनोज ने अपने दिल को लताड़ा। बेचारी दुखी है, रो रही है, और तू इसकी सगाई टूटने पर खुश है। पर दिल का क्या करे? जब से संभावना से मिला था उसका दिल उसके काबू में नहीं था। जी चाहता था कि संभावना के आंसू अपने हाथ से पोंछकर उसके सारे गम दूर कर दे, उसके चेहरे से उदासी नोच फेंके। वह हंसती रहे और वह उसके गालों के भंवर में डूबता उतरता रहे। संभावना चुपचाप गांव लौट आई थी। मनोज संभावना से जब तब मिलने की कोशिश करता, लेकिन वह जब जब उससे बात करने की कोशिश करता वह कतरा कर निकल जाती। एक ही शाम वह नीम के पेड़ के साए तले पड़े झूले पर बैठी थी। गोद में अंशिका थी। लंबे घने बाल खुले थे। धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। यूँ सरेआम पेड़ के नीचे बाल खोलकर नहीं बैठते, जिन आशिक हो जाते हैं। पीछे से आवाज़ आई तो वह चौंक कर चीख पड़ी। झूले से अचकचा कर उठी तो अंशिका भी रोने लगी। मनोज तो हवा में लहराते बाल देखता रह गया।
जैसे काली घटा ने चांद को घेर रखा हो। अंशिका को थपकती हुई संभावना भीतर जाने को मुड़ी। जाते जाते एक नाराजगी भरी मनोज पर नज़र डाली तो उसे एहसास हुआ कि वह एकटक उसे घूरे जा रहा था। मैडम जी, मैं ना अंशिका को लेने आया था। वह उसके पीछे लपका। संभावना रुक गई। मैं कुछ देर में खुद ही उसे छोड़ आऊँगी। और फिर वह अंदर चली गई। मनोज हिलते पर्दे को टिकता रह गया। मन ही मन शर्मिंदा हुआ। वह शरीफ बंदा था, पर संभावना के सामने न जाने क्यों दिल और आंखें बेकाबू हो जाती थीं और वह नाराज हो जाती थी। एक रोज वह सुबह स्कूल के लिए निकल ही रही थी कि कार का हॉर्न सुनाई दिया। बाहर निकली तो कार में अथर्व और अंशिका बैठे थे। मैडम, आइए ना, आज हम कार से जाएंगे। दोनों जिद करने लगे तो उसे बैठना ही पड़ा। मैडम, आज आपने रेड साड़ी पहनी है ना, तो आपके लिए यह रेड गुलाब। अंशिका ने उसकी ओर एक गुलाब बढ़ाया, फिर अथर्व ने भी। आखिर में खामोशी से एक गुलाब ड्राइविंग सीट पर बैठे मनोज ने भी बढ़ाया। कुछ सोचकर उसने थाम लिया। मनोज ने खुश होकर गाड़ी स्टार्ट की। संभावना यही समझी कि उस शाम के लिए सॉरी कहने का तरीका है शायद। स्कूल के साथी टीचर्स उसे देखकर मुस्कुराएं। क्यों भाई, इतने गुलाब किसने दिए सुबह सुबह? वह कुछ जवाब देती, इससे पहले ही मोबाइल पर एक एसएमएस आया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम मनोज। वह कुड़कर रह गई, पर जाने क्यों एक मुस्कान भी होठों पर आ गई। सारे दिन वह अनमनी सी रही। खुद से ही सवाल करती, क्या पुराने जख्म भर गए हैं? क्या वह फिर नए फरेब के लिए तैयार है? क्या वह कठोरता का खोल चढ़ाए चढ़ाए थक चुकी है? इतनी सावधानी के बाद भी क्या कोई झरोका खुलकर रह गया है मन का? इस तरह के सवाल उसके मन में उमड़ते घुमड़ते रहे। शाम को यूं ही अनमनी सी छत पर खड़ी थी कि सारिका भाभी वहीं चली आईं। संभावना, तुम तो हमें भूल ही गई। घर क्यों नहीं आती हो? क्या तबीयत खराब है? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस ना थोड़ा थक जाती हूँ। आप रुकिए ना, मैं चाय बना लाती हूँ। संभावना बोली। चाय के लिए मैं काकी को कह कर आई हूँ, एक खास बात करने आई थी। सारिका ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। संभावना, जो बीत गया उसे भूलकर नई जिंदगी शुरू करो। मनोज तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वह बहुत प्यार करता है तुमसे, शादी करना चाहता है, सारिका ने कहा। संभावना ने धीरे से हाथ छुड़ा लिए। जानी क्यों मन भर आया और आवाज़ गले में ही फंस गई। बचपन से जिस बंधन में बंधी थी वह कैसे एक पल में टूट गया और कोई दूसरा इंसान कैसे उसे हाथ बढ़ाकर मांग रहा है। सब कुछ जानते हुए भी वह तो अनाथ है। कौन है जो उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहा हो? पर जैसे किसी वीरानी सी मन में छा गई। खुशियों से डर सा लगता है। भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारा भाई तो यूं ही मनचला सा है। तुमने शादी की बात की होगी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है और हमदर्दी भी है। कहते कहते वह पलटी तो सारिका के पीछे खड़े मनोज को देखकर अचानक चुप हो गई। सारिका चाय लाने के बहाने नीचे चली गई। वह भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी मनोज ने उसकी कलाई थाम ली। एक सरसराहट सी खून के साथ संभावना के सारे शरीर में दौड़ गई। छोड़िए मेरा हाथ, उसने कमजोर सी आवाज में कहा। संभावना, मेरी तरफ देखो। क्या तुम पहली नज़र के प्यार पर विश्वास करती हो? मैं पहले नहीं करता था, पर जब तुम्हें पहली बार देखा तो यकीन आ गया। दिल ने तुम्हें देखते ही कहा कि तुम मेरी हो। तुम्हारे सामने आकर खुशी के मारे मेरा दिल बावला हो जाता है और मैं हमेशा ही ऐसी हरकत कर बैठता हूँ कि तुम नाराज हो जाती हो। मुझ पर यकीन करो संभावना, मैं तुम्हारी सुख दुख सभी के साथ तुम्हें अपनाऊंगा और अब कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, यह वादा रहा। मनोज ने उसका हाथ अब छोड़ दिया था। अपनी बेतरतीब धड़कनों को समेटती वह तुरंत वहां से चली गई। रात भर वह करवटें बदलती रही। निखिल ही वह शख्स था जिसके साथ उसने कभी खुशहाल जीवन के ख्वाब देखे थे। शुरू शुरू में
निखिल गांव आता तो उससे मिलने आ जाता था। संभावना की सुंदरता उसे अपनी तरफ खींचती थी। कभी घूमने को कहता तो संभावना अकेली साथ ना जाती, ना ही वह खुलकर हंसती बोलती, ना अकेली में मिलती। एक आध बार निखिल ने उसे अपने निकट करना चाहा तो वह बिदक कर भाग निकलती। हाथ पकड़ता तो शर्म से लाल हो जाते। वह बोलता जाता और हाँ हूँ करती। वह धीरे धीरे निखिल उस पत्थर की गुड़िया से उब गया था। फिर तो गांव आकर भी उससे नहीं मिलता। वह उसकी झलक पाने को तरस जाती। शहर में भी वह उसकी उपेक्षा ही झेलती रहती थी। अचानक ये मनोज कहाँ से आ गया, हरदम उसके पीछे मुग्ध नज़रों से उसे निहारता हुआ, उसकी झलक पाने को बेताब। उसकी आंखों में झलकते प्यार को एक नारी होने के नाते वह साफ देखती थी, पर अब रिश्तों के छलावे से डर लगता था। क्या करें, ऐसे में माता पिता की याद आती, पर क्या कर सकते थे। रोते रोते सिर भारी हो गया। सवेरे तक बुखार में तप रही थी। खबर पाते ही सारिका दौड़ी आई, उसे जबरदस्ती चाय और ब्रेड खिलाई। फिर माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती रही। कुछ ही देर में मनोज डॉक्टर को लेकर चला आया। डॉक्टर ने बुखार चेक करके दवा दी। सारिका खाना बनाने किचन में चली गई। मनोज ने उसे गोली और पानी का गिलास थमाया। मैडम जी, आप तो बहुत नाजुक हैं। भाई हाथ पकड़ा तो बुखार आ गया। पता नहीं। संभावना ने उसे घूर कर देखा तो उसने दोनों कान पकड़ लिए। संभावना ने लेटकर आंखें मूंद ली। मनोज माथे की पट्टियाँ बदलता रहा। दूसरे दिन संभावना का बुखार उतर गया, पर कमजोरी महसूस हो रही थी। वह लॉन में धूप में बैठी थी जब अथर्व और अंशिका चले आए। मैडम जी, आप ठीक हो गई ना? दोनों उसके लिए गुलाब के फूल लाए थे। उसने फूल थामे तो कुछ याद आ गया। ये फूल तुम्हें किसने दिए हैं? तभी प्रश्न का उत्तर सशरीर हाजिर हो गया। उसके हाथों में सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता था। मैडम जी, आपके स्वस्थ होने पर। उसने हाथ बढ़ाया। जाने इस आदमी की मुस्कुराहट इतनी शरारत भरी क्यों है? संभावना सोचने लगी। थैंक यू, आपने मेरा इतना ध्यान रखा। संभावना बोली। मैंने आपका नहीं, अपनी जान का ध्यान रखा, समझी मैडम जी? अब तो संभावना का वहाँ रुकना मुश्किल हो गया। गांव में मेला लगा था। बच्चे संभावना से बड़े झूले पवन चक्की में बैठने की जिद कर रहे थे, पर वह ठहरी सदा की डरपोक आखिर माँ के साथ बैठ गए। एक ही सीट खाली थी। दूर खड़ी संभावना का ध्यान कहीं और था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और ले जाकर झूले पर साथ बैठा लिया। संभावना पानी में बहते तिनके सी उड़ती चली गई, जैसे खुद पर उसका अपना वश ना हो। घर घर की कर्कश आवाज के साथ झूला ऊपर नीचे जाना शुरू हुआ तो संभावना जैसे स्वप्न से जागी। अब उसे भान हुआ कि वह कहाँ बैठी है। उसने मनोज की बाजू दोनों हाथ से दबोच लिया और डर के मारे मुंह से एक चीख निकल गई। मनोज ने उसे थपथपाया और उसके कंधे के चारों ओर बाजू डालकर उसे करीब किया। संभावना का सिर उसके कंधे पर था। आई लव यू संभावना। संभावना के कानों में जैसे शीतल फुहारी पड़ी हो। आई लव यू टू। उसके नाजुक लब हिले। बाकी के स्वर झूले और झूलने वालों के शोरगुल में खो गए। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी में।